Roots tells of families torn by partition, yet bound by memories and love. इस्मत चुगताई जो उर्दू लिटरेचर की सबसे बेबाक, सबसे रिबेलियस आवाज़ों में से एक मानी जाती हैं। तो चलिए हम उस दौर में चलते हैं जब हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था। एक ऐसा वक्त जिसने न सिर्फ ज़मीन के टुकड़े किए बल्कि दिलों को भी चीर कर रख दिया था। तो ये कहानी है नफरत पर मोहब्बत की जीत की। जरा सोचिए, जब पूरी हवा में नफरत घुली हुई थी, जब इतिहास के सबसे दर्दनाक पन्नों में से एक लिखा जा रहा था, उस वक्त चुगताई हमें बताती हैं कि कैसे इंसानी रिश्ते, कैसे गहरी दोस्ती, इन सब का सबसे बड़ा इम्तिहान हो रहा था। क्या ये रिश्ते इस तूफान में टिक पाएं? आइए देखते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम मिलेंगे इस्मत चुगताई से, इस कहानी की रेबेलियस राइटर से। फिर हम पार्टीशन के उस दौर को समझेंगे। उसके बाद मारवाड़ की एक अलग ही दुनिया देखेंगे। और फिर हम मिलेंगे उन दो परिवारों से जिनके रिश्ते इस कहानी का दिल हैं। और आखिर में देखेंगे कि सियासत ने उनके घरों में कैसे दस्तक दी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस्मत चुगताई, द रेबेल। देखिए, किसी भी कहानी को अच्छे से समझने के लिए उसके राइटर को जानना बहुत जरूरी होता है। और इस्मत चुगताई कोई आम राइटर नहीं थी। वो अपने वक्त की एक ऐसी आवाज थी जिन्होंने एक कंजर्वेटिव सोसाइटी को हिला कर रख दिया था। अब इस्मत चुगताई को एक ट्रेल ब्लेजर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने वो काम किए जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। जब लड़कियों की पढ़ाई को जरूरी नहीं समझा जाता था, उन्होंने हायर एजुकेशन हासिल की। वो औरतों के मुद्दों पर लिखने वाली एक जोरदार आवाज बनी। उनका जो फेमिनिस्ट रेडिकलिज्म था ना, उसने तो कंजर्वेटिव सोसाइटी को बिल्कुल झंझोड़ दिया था। इतना कि उनकी कुछ किताबें साउथ एशिया में बैन तक हो गई। लेकिन उनके टैलेंट को कोई रोक नहीं सका। उन्हें 1974 में गालिब अवार्ड भी मिला और उसी साल फिल्म फेयर बेस्ट स्टोरी अवार्ड भी। ओके, तो राइटर को समझने के बाद अब चलते हैं कहानी के सेटिंग की तरफ। एक ऐसी दुनिया जहां देश बंट रहा था। द सेटिंग, अ नेशन डिवाइडेड। चुगताई हमें उस माहौल में ले जाती हैं जो पार्टीशन के डर, बेचैनी और नफरत से भरा हुआ था। सच में एक बहुत ही भयानक मंजर। कहानी शुरू होती है और शुरू होते ही आपको उस माहौल का अंदाजा हो जाता है। हवा इतनी जहरीली हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था जैसे फिजा में नफरत घुल गई है। कोई एक्शन नहीं, बस एकदम घोट देने वाला एहसास। शहर में सन्नाटा था और लोगों के अपने ही घर उन्हें कैद खाने जैसे लगने लगे थे। इस्मत चुगताई लिखती हैं, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड एंड नो वन हैड द स्ट्रेंथ लेफ्ट टू स्टिच द वुंड्स। खून की नदियां बह चुकी थीं और अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उन जख्मों को सिल सके। सोचकर देखिए कितनी गहरी बात है। ये जख्म सिर्फ शारीरिक नहीं थे, ये लोगों के दिल पर, उनकी रूह पर और पूरे समाज पर लगे थे। तो जहां पूरे देश में ये आग लगी हुई थी, वहीं इस कहानी में एक ऐसी जगह भी थी जिसका नाम था मारवाड़। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ अलग था। मारवाड़, अ शेयर्ड वर्ल्ड। यहां पहचान इस तरह से आपस में गुथी हुई थी कि आप बता ही नहीं सकते थे कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। हाँ, मारवाड़ में यही खास बात थी। यहाँ हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते ही नहीं थे, बल्कि उनमें इतनी चीजें कॉमन थी कि उन्हें अलग अलग पहचानना ही मुश्किल था। ना उनके नाम से, ना चेहरे से और ना ही उनके पहनावे से। यानी जो दीवार पूरे देश को बांट रही थी, वो दीवार मारवाड़ में थी ही नहीं। सब कुछ आपस में घुला मिला हुआ था। और इसी मारवाड़ के दिल में बेस्ड है हमारी कहानी, टू फैमिलीज वन बॉन्ड। एक हिंदू परिवार और एक मुसलमान परिवार, और उनके बीच का रिश्ता जो 1-2 साल का नहीं बल्कि 3-3 पीढ़ियों यानी 3 जनरेशन से चला आ रहा था। तो इस हिंदू परिवार के मुखिया थे डॉक्टर रूपचंद जी। लेकिन वो सिर्फ फैमिली डॉक्टर नहीं थे। उनका रिश्ता उस प्रोफेशनल रिश्ते से कहीं आगे, कहीं गहरा था। वो उस मुसलमान परिवार की डेली लाइफ का, उनके सुख दुख का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके थे। चुगताई लिखती हैं कि उनके बेटे नरेटर के भाइयों के दोस्त थे। उनकी बहुएं नरेटर की भाभियों की सहेलियां थीं। 3 पीढ़ियों से ये दोनों परिवार एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे, इतने करीब कि किसी ने कभी एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि देश का बंटवारा, पार्टीशन, उनके रिश्ते में कोई दरार डाल सकता है। उनके लिए ये नामुमकिन था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, बाहर का तूफान कब तक दरवाजा नहीं खटखटाता। वो सियासी आग जो पूरे देश में फैली हुई थी, आखिरकार इनके घर की दहलीज तक भी आ पहुंची। पॉलिटिक्स एट द डोरस्टेप। जब देश का झगड़ा घर के अंदर आ गया। और ये झगड़ा कैसे आया? उनके घर की बैठकों में। दोनों परिवारों के जो मर्द थे, उनकी पॉलिटिकल बिलीफ्स एकदम अलग थीं। आप देखिए, नरेटर के अब्बा थे कांग्रेस वाले, यानी कांग्रेस के सपोर्टर। उनके बड़े भाई मुस्लिम लीगर थे, तो डॉक्टर साहब भी मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते थे। फिर डॉक्टर साहब के रिश्तेदार थे ज्ञानचंद, वो महासभाई थे। और इन सब के बीच नरेटर के मंझले भाई थे कम्युनिस्ट। मतलब एक ही घर, एक ही बैठक, और उसमें पूरे देश की पॉलिटिकल डिबेट चल रही थी। उनका घर ही एक छोटा हिंदुस्तान बन गया था। लेकिन इन गर्म बहस के बीच घर में एक और दुनिया भी थी, औरतों की दुनिया, जहां सियासत की गर्मी का कोई असर नहीं था। कोर्ट में लिखा है, अनटच्ड बाय पॉलिटिक्स, अम्मा एंड चाची वुड टॉक ऑफ स्पाइसेस। यानी अम्मा और चाची आपस में मसालों की, खाने पीने की बातें करती थी। उन्हें इस सियासी हंगामे से कोई मतलब नहीं था। कोई बीमार पड़ता तो अम्मा उसके लिए दाल वाली रोटी और दही बड़े बनाती थीं और सीधा डॉक्टर साहब को बुलावा जाता था। उनकी दुनिया में इंसानियत, परवाह, इन सब चीजों की कीमत पॉलिटिक्स से कहीं ज्यादा थी। तो आखिर में यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है, इसका सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट। जब एक देश अपनी सरहदें, अपने बॉर्डर नए सिरे से खींचने का फैसला करता है,
तो जो सबसे पुराने, सबसे गहरे इंसानी रिश्ते होते हैं, उनका सबसे बड़ा टेस्ट होता है। ये लड़ाई है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की, नए बन रहे देशों की और उन गहरी पर्सनल कनेक्शंस की जिन्होंने पीढ़ियों से इनकी जिंदगी को जोड़े रखा था। सोचो, जब आपकी पूरी दुनिया बिखर रही हो तो आप किस चीज को पकड़ के रखते हैं? अपनी यादों को, अपनी जमीन को, या बस अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं? यही सवाल इस कहानी की बिल्कुल रूह है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक घर से, जहाँ जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, एकदम मामूली रफ्तार से। ये तूफान से पहले की वो अजीब सी शांति होती है ना, बस वैसी ही। और इस शांति के सेंटर में है अम्मा, और इस घर की पूरी रिदम, इसका पूरा संगीत अम्मा और डॉक्टर साहब की मीठी सी नोक झोंक से बनता था। मतलब अम्मा थोड़ा बीमार होने का नाटक करती और डॉक्टर साहब उन्हें छिड़ाने आ जाते। यही उनका रोज का सिलसिला था, एक अपनापन, एक सुकून। अम्मा ऊपर से तो कहती थी ना शहर के इस जोकर को मैं घर में घुसने नहीं दूंगी, लेकिन सच तो ये है, सबको पता था कि ये बस दिखावा है। जैसे ही डॉक्टर साहब को अम्मा की बीमारी की खबर मिलती ना, वो दौड़े चले आते थे। उनका रिश्ता ही कुछ ऐसा था। और डॉक्टर साहब भी कोई काम नहीं थे, वो अम्मा को चिढ़ाते, कहते आप इतना सारा पुलाव जर्दा खाएंगी तो बीमार नहीं पड़ेंगी तो क्या होगा। पर पर्दे के पीछे से अम्मा का आराम से जवाब आता, सब आपके जैसे थोड़ी ना होते हैं। यू सी, ये थी उनकी नॉर्मल जिंदगी, छोटी छोटी खुशियों से भरी हुई। लेकिन घर के अंदर का ये सुकून, ये शांति अब टूटने वाली थी। बाहर की दुनिया का जो शोर था वो उनके दरवाजे तक आ पहुंचा था। पार्टीशन का साया अब उनके घर पर मंडराने लगा था। सिर्फ एक रात में, अगस्त 15 और अगस्त 16 के बीच एक ऐसी गहरी खाई बन गई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। द वर्ल्ड वाज सिंपली नो लॉन्गर द सेम। इस बदलाव के निशान हर तरफ दिख रहे थे। सडनली छतों पर 2 नए झंडे लहरा रहे थे, तिरंगा और मुस्लिम लीग का झंडा। और फिर बहावलपुर से रेफ्यूजीज आने लगे। अब ये पॉलिटिकल चेंज सिर्फ खबरों में नहीं था, बल्कि उनकी दहलीज पर आके खड़ा हो गया था। और इसके साथ ही घर के अंदर एक नया तूफान शुरू हो गया। पूरा परिवार इस बात पर बट गया कि क्या उन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए। धीरे धीरे अम्मा पर प्रेशर बढ़ने लगा। सबसे पहले उनके बड़े बेटे, बड़े भाई ने एकदम तीखे सुर में पूछा, आप हमारे साथ नहीं चल रही हैं? उनकी आवाज में एक बेचैनी थी, एक जल्दी, एक अर्जेंसी थी। और टेंशन बढ़ती ही चली गई। परिवार का डर अम्मा की खामोशी से टकरा रहा था। कोई चिल्ला रहा था, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या आप चाहती हैं कि हम यहाँ रुककर मार दिए जाएं? घर में एक अजीब सा खौफ फैल गया था। इस पूरे शोर शराबे में अम्मा की आवाज जैसे कहीं खो सी गई थी। लोग उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे वो सिचुएशन की ग्रेविटी को समझ ही नहीं रही। किसी ने कहा, इन्हें क्या पता कि काफिरों ने, यानी नॉन बिलीवर्स ने बेगुनाहों पर क्या जुल्म ढाए हैं। ओके, अब यहाँ से कहानी का फोकस पूरी तरह अम्मा पर आ जाता है। ये स्टोरी का आप कह सकते हैं क्लाइमैक्स है। अम्मा, जो अब तक बिल्कुल खामोश थीं, आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ती हैं। जब उनका सामान बांधा जा रहा था, अम्मा ने एकदम शांत लेकिन पत्थर जैसी मजबूत आवाज में कहा, मेरे संदूक को हाथ मत लगाना। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उनका अटल फैसला था। और इसी एक पल में सब कुछ बदल गया। और यहाँ पर ना 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं आपस में टकराती हैं। एक तरफ है परिवार का लॉजिक जो कहता है सुरक्षा के लिए भागो, अपने मुल्क चलो, काफिरों से बच कर रहो। और दूसरी तरफ है अम्मा की सिंपल सी सोच, मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी, यही तो मेरा मुल्क है। और सबसे बड़ा सवाल, मुझे कौन मार सकता है और कब? तो इस पॉइंट पर हैं, अम्मा सिर्फ जाने से मना नहीं कर रही हैं, वो असल में घर और पहचान का असली मतलब समझा रही हैं, द रियल मीनिंग ऑफ रूट्स। अम्मा के शब्दों में एक बहुत गहरी फिलॉसफी है। वो पूछती हैं, ये अपना मुल्क आखिर है क्या? कौन सी अजीब चिड़िया का नाम है ये? कहाँ है वो जमीन? जमीन तो ये है जहाँ इंसान पैदा होता है, जहाँ वो बड़ा होता है। उनके लिए मुल्क कोई मैप पर खींची हुई लकीर नहीं है, बल्कि वो मिट्टी है जहाँ उनकी पूरी जिंदगी गुजरी है। और फिर वो अपना सबसे मजबूत आर्ग्यूमेंट देती हैं। वो कहती हैं कि जड़ें, आई मीन रूट्स, ऐसी चीज नहीं है जिन्हें आप एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह लगा दो। अगर वो जमीन अपनी नहीं हो सकती जहां आपने पूरी जिंदगी बिता दी, तो कोई नई जगह जहां बस कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, वो भला अपनी कैसे हो सकती है? यहाँ अम्मा एक बहुत ही पावरफुल मेटाफोर इस्तेमाल करती हैं। वो कहती हैं, जमीन जूतों से बेहतर नहीं हो गई है कि अगर थोड़ी तंग हो जाए तो उसे फेंक दो और नए ले लो। वो अपने परिवार के इस नए डिस्पोजेबल आइडिया फॉर नेशन को आईना दिखा रही हैं। और सबके बाद वक्त गुजरता गया, लेकिन अम्मा अपने फैसले पर एक बरगद के पेड़ की तरह अड़ी रही। एक ऐसा पेड़ जो बड़े से बड़े तूफान और आंधी में भी अपनी जगह से नहीं हिलता। और आखिर में उनका परिवार, जो उनकी जिंदगी का कारवां था, उस बड़े गेट से निकल गया और अम्मा को वहीं अकेला छोड़ गया। उन्होंने अपने यकीन की, अपनी जमीन से जुड़ी रहने की एक बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकाई। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि हमारी पहचान हमारी जगह और यादों से जुड़ी होती है। घर सिर्फ नक्शे पर एक लकीर नहीं, बल्कि वो जगह है जहां हमारी जिंदगी गुजरती है। एक अकेले इंसान का यकीन भी बड़ी से बड़ी हिस्टोरिकल फोर्सेस के सामने खड़ा रह सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये कहानी हमें सियासी बंटवारे से होने वाले गहरे इंसानी नुकसान को दिखाती है। Close to the ones here today,
close to the ones that we lost. वेलकम टू लर्न इजी प्रेप। चलिए आज इस्मत चुगताई की कहानी रूट्स को अंजाम तक पहुंचाते हैं। इसके आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि एक माँ के लिए उसकी जड़, उसकी रूट्स का आखिर मतलब क्या होता है। इट्स रियली पावरफुल। तो इस फाइनल चैप्टर में हम अम्मा के सफ़र को 4 हिस्सों में देखेंगे। We'll start with an empty home, फिर a night of turmoil, then the knock at the door, और finally how her roots are reclaimed. Let's dive right in. Alright, so the final part of this story kicks off at its absolute lowest point. Amma is all alone, her entire family has left for Pakistan, and she's left behind in this massive empty house. और ऐसा लगता है जैसे सिर्फ वो नहीं, पूरा घर उस जुदाई को फील कर रहा है। So imagine this. The story opens with this deafening silence. The veranda, जो कभी बच्चों की हंसी से गूंजता था, अब वहां कुछ भी नहीं, एकदम सन्नाटा। और इस सन्नाटे के बीच में खड़ी हैं अम्मा, scared like a little child. And this really gets to the heart of why Amma couldn't leave. See, for her, this wasn't just a house made of bricks and mortar. It was a part of her, literally. उसी घर के एक कोने में, her 10 children's umbilical cords were buried. So her roots, unki jade, they were literally in that ground. She's just wandering from room to room, almost like a ghost in her own home. और हर दीवार, हर कोना, it's filled with memories. यहाँ बेटी पैदा हुई, वहाँ her husband took his last breath. The text says she felt as if ghosts would pounce on her from all sides. It's incredibly lonely and terrifying. Okay, so as night falls, ये जो बेचैनी है, this anxiety, it's not just limited to Amma. Her neighbor, Roopchand ji, he's feeling it too. बस उनका express करने का तरीका एकदम अलग है. And you can see the contrast so clearly here. Amma's fear is internal. It's eating her up from the inside. She's thinking about how whole trainloads of people are being slaughtered. But Roopchand ji, uska gussa, his frustration is all external. He's pacing, cursing everyone and everything out of sheer helplessness. The author uses such a powerful word to describe his anger. It says, the whole universe seemed to cringe before his torrent of curses. Now cringe here means to shrink back in fear. मतलब उनका गुस्सा इतना overwhelming था कि ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात डर से कांप गई हो. And in these moments of grief, words often fail. Roopchandji's wife brings food for Amma, but nobody says a thing. The food just sits there untouched. It's like their eyes are doing all the talking. This shows such a strong, silent bond between the women in this incredibly difficult time. And then, the silence of the night is shattered by a sudden knock. This is it. This is where the story hits its climax, and the fear just skyrockets. So suddenly, there's this pounding on the door, and it's not a gentle knock. It gets more and more violent, as the text says. I mean, imagine hearing that in the middle of the night. The fear is palpable. Amma's mind, of course, goes to the worst possible place. Who could it be? Rioters? उन्हें लगता है कि शायद maybe it's Malikul Maut himself, the angel of death, coming for her. But then, that fear breaks. It's not the angel of death, it's a voice. A voice coming from afar, as though from the bottom of a well. And it's a familiar voice. It's her eldest son. And just like that, with that one voice, all the tension shatters. Fear is replaced by relief, and the house is suddenly filled with the joy of reunion. Her family. They've come back. But why did they come back? Well, Roopchandji reveals the reason. Her sons just couldn't leave her alone. They realized they couldn't even trust the police superintendent with their safety. They had to come back themselves. And the whole atmosphere of the house just transforms. जो घर थोड़ी देर पहले एक tomb of memories लग रहा था, अब it's alive again. All the fears, all the worries, they just vanish in what the story calls an overwhelming tumult of happiness. And the story leaves us with this one beautiful, simple image. A smile finally blossoms on Amma's lips, and she sits up. That small action says everything. Her world is whole again. Her children, her real roots, have returned to her. And with them, Amma has reclaimed her life.